हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो ये 13 मार्च का एनालिसिस है। तो इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दिया गया था ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो इसमें हम इसका सिर्फ समरी देखेंगे और ये कैसे एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं वो सभी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अनाउंसमेंट है, एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन ओपन है। आप हमारे एक फाउंडेशनल कोर्स एज वेल एज क्रश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। और मैं सजेशन देता हूं कि फाउंडेशनल कोर्स से जुड़े, जिसमें हम लगभग 12 महीने में पूरा कोर्स कवर करते हैं। तो ये आपके यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के लिए मददगार रहेगा। इसी के साथ मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट फैकल्टी, फिर आपका जो कोर्सेज है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में प्रोवाइड किया जाता है। और ऑफलाइन जो एस्पिरेंट है उनके लिए इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी दिया गया है। एडमिशन डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में 6002417488। और आपका जो भी डाउट है, क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। और कोर्स के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स आपको जाननी है वो आप जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है द इम्पोर्ट ऑफ आयरन एज डिस्कवरीज इन तमिलनाडु। तो हमने पास्ट के आर्टिकल में भी देखा था कि तमिलनाडु के डिफरेंट प्लेसेस में आपका एक्सकावेशन हुआ है और खोज हुआ है, जिसमें आपका ये पाया गया है कि जो आयरन है एज है वो तमिलनाडु में 2172 बीसी में ही स्टार्ट हो गया था। उसी समय वहाँ पे आयरन यूसेज का एविडेंसेस पाया गया है और जो रीज़न है वो है आपका सिवगल्लई। तो अभी ये जो प्लेस है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो भी करंट टॉपिक पूछा जाता है उसमें आपका प्रीलिम्स का ये जो प्लेस है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए ये ध्यान रखना है। और मेंस के लिए ये कैसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जो भी आपका न्यू डिस्कवरी किया गया है साउथ में, स्पेशली तमिलनाडु में, वो जो आपका ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हमारा एंशियंट हिस्ट्री है उसमें कैसे एक नया इंटरप्रिटेशन लेके आ सकती है। और इसी के साथ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या फिर जो हमारा आर्कियोलॉजिकल जो गवर्नेंस है उसमें कैसे एक आपका बायसनेस देखा जाता है, उसके रिगार्डिंग भी ये आर्टिकल बात करता है। तो स्पेशली तमिलनाडु का गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग उनका जो अपोजिशन है वो जताता है कि तमिल का जो हिस्ट्री है वो भी बहुत पुराना है, बहुत रिच है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम कल्चर है वो उसको ध्यान नहीं देती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा एलिगेशन है बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो उसी के बारे में तो जो कंट्रोवर्सी है, जो एलिगेशंस है वो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नई डिस्कवरी की गई है वो इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है कि कैसे जो नई डिस्कवरी है वो जो हमारा एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री, उसको कैसे फिर री इंटरप्रिटेशन का कैसे स्कोप रखता है। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई है। और आपके सिवगल्लई के अलावा भी जो भी और साइट्स है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। तो कौन से आयरन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। इसी के साथ जो संगम लिटरेचर है उनका भी रेफरेंस हम दे सकते हैं। तो इसमें लिखा है संगम लिटरेचर रेफरेंस है थ्राइविंग आयरन इंडस्ट्री सप्लाइंग वेपन एंड टूल्स। तो एंशियंट हिस्ट्री, अगर हम साउथ का एंशियंट हिस्ट्री देखें तो उसमें एक अच्छा हिस्ट्री का सोर्स क्या होता है या फिर नॉलेज का सोर्स क्या होता है, लिटरेचर। और लिटरेचर में स्पेशली साउथ के हिस्ट्री को जानने के लिए संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और संगम लिटरेचर से भी आपके स्पेशली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टेट पीसीएस में सिंपली पूछ लिया जा सकता है कि संगम लिटरेचर कौन से रीजन से बिलोंग करता है। और इसी के साथ कौन से साइंटिफिक टेक्निक यूज़ किया गया है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग है, उससे आपका जो भी मटेरियल्स हासिल होता है उसका डेटिंग पता किया जा सकता है कि ये कौन से डेट का है और कितने समय पुराना है। बाकी इसमें आयरन एज को लेके जो आपका ट्रेडिशनल व्यू है कि आयरन एज कब स्टार्ट हुआ था, लगभग
1200 BC में गंगेटिक प्लेन में। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं आपके अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड में कि कैसे अर्ली वैदिक पीरियड का स्टार्ट हुआ था और उसी समय आयरन का खोज हुआ था गंगेटिक प्लेन में। तो अभी जो नया डिस्कवरी है तमिलनाडु में, उससे क्या होता है, ये चीज़ रिफ्यूट हो जाता है, लेकिन अभी भी क्या है, उसमें आपके पूरी स्टडी होना बाकी है। तो पूरी स्टडी होने के बाद जब भी फैक्ट पूरी तरीके से आपका वेरीफाई कर लिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि हिस्ट्री को कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी क्या है, एग्ज़ाम में जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं वो नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जो आपके नॉलेज पार्ट है, इसका जो खोज है उसको पूछा जा सकता है, उसका डिफरेंट एस्पेक्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्ज़ाम में। और इसी के साथ आपको अभी क्या है, जो पूरा एंशियंट हिस्ट्री है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना ज़रूरी हो जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आपका आयरन एज, महाजनपदा और उसके बाद गुप्ता एम्पायर है, तो ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी होंगी। तो इसमें एक क्वेश्चन भी आपको आप देख सकते हैं पास्ट में पूछा गया है, डिस्कस द रोल ऑफ इंस्क्रिप्शन एज अ सोर्स इन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो अर्ली इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में इंस्क्रिप्शन का क्या रोल है, ये इसमें पूछा गया है। ओके, तो इससे अभी आप देख सकते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री हम जान सकते हैं अशोका एडिक्ट से, जो 14 एडिक्ट्स है, उससे हम धम्मा पॉलिसी के बारे में जान सकते हैं। गुप्ता एरा का जो इंस्क्रिप्शन है उससे हम किंगशिप, टेरिटोरियल बैटल, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। फिर सोशल हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, सतवाहना का जो इंस्क्रिप्शन है उससे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं कि सोसाइटी में कैसे आपका डिवीज़न था। डोनेशन टू टेम्पल जो था उससे हमें इंसाइट मिलता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बारे में। फिर रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में पता लगता है, जैसे बुद्धिस्ट और जैन का जो इंस्क्रिप्शन है, तो बुद्धिस्ट में त्रिपिटकास है, 3 पिटक है, अभिधम्मा पिटक, सुत्ता पिटक और विनय पिटक। उसी के बाद जैन जो लिटरेचर है, अंगास है, अंगामास है, तो उससे हमें रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। और इसी के साथ आपका सांची स्तूपा है। तो ये सब क्या है, आपके सोर्सेस है जिससे हम हिस्ट्री को जान सकते हैं। और हिस्ट्री में हमें क्या जानना होता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से, रॉयल प्रोक्लेमेशन से हमें टैक्स कलेक्शन, लैंड ग्रांट, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और इसी के उपरांत ओके, इसमें इंस्क्रिप्शन के बारे में ही सिर्फ कहा गया है। इसके उपरांत हम जो लिटरेचर है उस समय में, जैसे अर्थशास्त्र है बाय कौटिल्य, फिर मुद्रा राक्षसा है बाय विशाखादत्ता, फिर आपका इंडिका है बाय मेगास्थेनिस, फिर आपका सी युकी है बाय ह्यूएनसांग। तो इन सभी लिटरेचर से, इसके उपरांत भी संगम लिटरेचर है, तो इससे हम क्या है, जो हिस्ट्री है एंशियंट हिस्ट्री, उसको हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इन सभी सोर्सेज से। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, तो डिफरेंट तरह के सोर्सेस होते हैं जिससे हम आपका पास्ट में कैसा डेवलपमेंट था उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था 19 में। तो सिमिलर क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जा सकता है। तो मेंस में आप देख सकते हैं, एवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स इन रीराइटिंग साउथ इंडियन हिस्ट्री। तो ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है ओके 2022 में, तो मैंने अभी ध्यान दिया इसको। तो इन फ्यूचर भी क्या है, आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये लगातार आपके न्यूज़ में बना हुआ है ये जो टॉपिक है। तो इसमें प्रीलिम्स 19 का क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चन, 21, फिर 20 का क्वेश्चन, तो ये सभी मेंशन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। गुड गवर्नेंस के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि गुड गवर्नेंस लाने के लिए, तो अभी आप देख सकते हैं कि गुड गवर्नेंस में क्या है, आपका गुड गवर्नेंस आने के लिए अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो देता है, पब्लिक को एक्सेस देता है, उससे क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होता है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होता है, फिर आपका पीपल का पार्टिसिपेशन इंश्योर होता है, और वैसे ही क्या होता है, गुड गवर्नेंस आता है।
तो अभी गुड गवर्नेंस होता क्या है कि गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इवैल्यूएशन, तो इन सभी चीज़ों में क्या है, अकाउंटेबिलिटी रहना, ट्रांसपेरेंसी रहना, पीपल का पार्टिसिपेशन रहना, ये सभी चीज़ें गुड गवर्नेंस को इंश्योर करती है। तो ये आर्टिकल ओवरऑल गुड गवर्नेंस के ऊपर आया है। तो अभी इसमें क्या है, आपको ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 4 एथिक्स में गुड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिकल गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अभी इसमें क्या है, आप इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख सकते हैं कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो गवर्नेंस मॉडल था वो कैसा था। तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, तो उसमें भी क्या है, आपका अकाउंटेबिलिटी में स्ट्रेस किया गया था। महाजनपदा में, फिर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में वेल स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस था विथ इंस्टीट्यूशनल चेक। फिर गुप्ता पीरियड में आप देख सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, फ्यूडल जो लॉर्ड्स थे उन्होंने पावर कैप्चर किया था, लोकल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था। मेडिएवल पीरियड में आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत, फिर मुग़ल रूल, तो दिल्ली सल्तनत के बाद आया मुग़ल रूल। तो उसमें क्या था, आपका जो ब्यूरोक्रेसी था वो सेंट्रलाइज्ड था और अकाउंटेबिलिटी कम था। और कॉलोनियल गवर्नेंस के समय 1757 बैटल ऑफ पलासी के बाद, फिर बैटल ऑफ बक्सार के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलोनियल गवर्नेंस सिस्टम देश में आ गया था और वो चल रहा था ब्रिटिश मॉडल के तहत। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी था बहुत कम था, अकाउंटेबिलिटी बहुत कम था, सीक्रेसी ज़्यादा था। तो अभी हमारे देश में भी सीक्रेसी बहुत ज़्यादा है। जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 है वो अभी भी आपका कंटिन्यू है। तो उससे क्या होता है, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी घटती है, अकाउंटेबिलिटी घटता है, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल जो है वो वीक होता है। फिर आपका आईसीएस सिस्टम लाया गया, इंडियन सिविल सर्विस, जो ब्यूरोक्रेसी का, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का पहल था। तो इसमें क्या किया गया, आपका इलीट ब्यूरोक्रेसी बनाया गया जो स्टेटस को सपोर्ट करता था, इलिटिज्म को सपोर्ट करता था, जो कॉमन मासेस को एलिनिएट करता था एडमिनिस्ट्रेशन से। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर आप देखें गवर्नेंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया और उनको रेस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जो आपका कॉलोनियल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था उसका जो इनर्शिया है वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी रेड टेपिज्म है, अभी भी स्टेटस को है, अभी भी इलिटिज्म देखा जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, गुड गवर्नेंस इंश्योर करने में दिक्कतें आ रही है। ऐसा नहीं है कि गुड गवर्नेंस इंश्योर नहीं हुआ है। जैसे ई गवर्नेंस के जरिए गुड गवर्नेंस लाया गया है, आरटीआई के जरिए गुड गवर्नेंस लाने की कोशिश की जा रही है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के जरिए गुड गवर्नेंस लाने की कोशिश की जा रही है, फिर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के जरिए गुड गवर्नेंस लाने की कोशिश की जा रही है, फिर सिटीज़न चार्टर के तहत गुड गवर्नेंस लाने की कोशिश की जा रही है ताकि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर किया जा सके, पीपल का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा सके और डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं। फिर आपका 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया, तो उससे भी क्या है, ये भी आपका नो डाउट ये डिसेंट्रलाइजेशन था लोकल गवर्नेंस को एम्पावर करने के लिए, लेकिन उससे क्या है, आपका एक गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हैं क्योंकि पीपल का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया अंडर ग्राम सभा। तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी होती है। पहला तो आपको गुड गवर्नेंस का टर्म समझना है, फिर आपको कैसे गवर्नेंस का जो पूरा हिस्ट्री है इंडिया का वो देखना है, आज तक, अभी तक, एंशियंट, मेडिएवल, कॉलोनियल, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस समय में क्या है और आज के समय में क्या है। और आपका इसमें पॉलिटिकल थ्योरीज भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल थ्योरीज। ध्यान रखिएगा, इससे क्या है, आपको चीज़ें और अच्छी तरह से समझ आती है। जैसे अमर्त्य सेन जी का कैपेबिलिटी अप्रोच है, तो ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट को लोगों को एम्पावर करना चाहिए। तभी क्या है, जो पॉलिसीज़ है, डिफरेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेती है उससे लोगों का एम्पावरमेंट होना चाहिए, और लोग जब एम्पावरमेंट होंगे तब डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन होगा, और डेमोक्रेसी जब स्ट्रेंथन होगा, जो गवर्नेंस है वो अपने आप और एथिकल होगा, गुड होगा। फिर जॉन रॉल्स का जो प्रिंसिपल है जस्टिस एज फेयरनेस, तो उन्होंने कहा है कि जस्टिस क्या है, जब लोगों को फेयर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सभी को आपका जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो दिया जाएगा।
तो उससे क्या है, जब लोगों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, तो उससे लोगों का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगा और उससे वो क्या कर सकेंगे, पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, पॉलिसी इवैल्यूएशन में, पॉलिसी डिज़ाइन में मदद कर पाएंगे। तो वैसे ही ये डिफरेंट थ्योरीज है, जैसे मैक्स वेबर्स का जो ब्यूरोक्रेसी मॉडल है, तो ये थोड़ा जो मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी मॉडल है ये वेस्टर्न नेशंस के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे देश में अगर देखा जाए तो ये इस ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की वजह से ही जो गुड गवर्नेंस है वो बहुत दूर तक इंश्योर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये हायरार्कियल है, रूल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, इवन सिक्रेसी के बारे में भी बात करता है। तो इससे क्या होता है, आपका गुड गवर्नेंस में दिक्कतें आती है। आज के समय का जो आपका सोशल कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको ये मीट नहीं कर पा रहा है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है उसके बारे में। तो फिर आपके जोसेफ नाई ने सॉफ्ट पावर एंड गवर्नेंस के बारे में कहा था कि गवर्नेंस में क्या है, आपका हमारे गवर्नेंस में क्रेडिबिलिटी कम देखा जाता है, कि लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास कम है, जो ओवरऑल प्रोसेस है उसके ऊपर विश्वास कम है। क्यों कम है? क्योंकि करप्शन ज़्यादा है, रेड टेपिज्म ज़्यादा है, और आपका इसके वजह से क्या है, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। इसीलिए क्या है, हमारे गवर्नेंस को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर आप एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं कि कैसे एरिस्टोटल ने आपका डेमोक्रेसी को क्लासीफाई किया था, मतलब डिफरेंट सिस्टम को कैसे क्लासीफाई किया था, और कैसे उन्होंने एक पॉलिसी दिया था कि मिडिल क्लास का जो रूल होता है वो बेस्ट होता है। फिर आप प्लूटो का जो फिलोसोफर किंग मॉडल है, तो उन्होंने कहा था कि जो लीडरशिप है वो मॉरल लीडरशिप होना चाहिए, मतलब जो रूलर है वो फिलोसोफर होना चाहिए। तो फिलोसोफर क्या कर सकता है, डिफरेंट एंगल से सोच सकता है, जो आज के मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में आपको लैकिंग दिखेगा। उसी के बारे में ये सभी चीज़ें मेंशन की गई है। तो इससे क्या है, आपको गवर्नेंस के ऊपर, ऐसे तो देखिए आप गवर्नेंस को सिंपली समझ सकते हैं, लेकिन इसमें और आपको क्या है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की गई है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है वो आपको सिंपल तरीके से पूछा नहीं जाता है। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा होता है, तो पेचीदे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे अगर चीज़ों को आप समझेंगे तो ही। तो क्या की इश्यूज़ है इन इंडियन गवर्नेंस? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, रिफ्लेक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पोर क्राइसिस मैनेजमेंट। फिर आपका अगर हम ग्लोबल मॉडल से कंपेयर करें, जो नॉर्डिक मॉडल है, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, तो इसमें आपके ट्रांसपेरेंसी में, अकाउंटेबिलिटी में बहुत फोकस किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें ये देश है बहुत आगे हैं। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इन मॉडल्स को फॉलो कर सकते हैं। सिंगापुर का जो इफ़िशेंसी मॉडल है, स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन मेजर्स लिए जाते हैं, इफ़िशिएंट बनाने की कोशिश की गई है एडमिनिस्ट्रेशन को, और बहुत दूर सफल है। इसीलिए सिंगापुर का मॉडल देख सकते हैं, उनका जो डेवलपमेंट है कितना हाई है। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को इतने में छोड़ता हूँ, आप और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बाकी इसमें आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस एज पर द OECD? सिटीजन पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। आपको इससे जवाब ढूंढना है। तो मुझे जहाँ तक ध्यान है, इसमें OECD ने तीनों प्रिंसिपल के बारे में ही कहा है। सिटीजन का पार्टिसिपेशन भी गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है। इससे एक भी चीज़ें मिस होंगी तो क्या है, गुड गवर्नेंस आपका पार्शियली रहेगा, पूरा गुड गवर्नेंस नहीं रहेगा। इसी के साथ आपका सेकंड ARC के बारे में भी कहा गया है। तो सेकंड ARC ने, ये क्या है, सेकंड ARC एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, जिन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट सजेस्ट किया था। मुझे जहाँ तक ध्यान है ये 2005, अच्छा इसमें मेंशन भी है, 2005 में ये फॉर्म किया गया था। तो इन्होंने रिपोर्ट्स दी गवर्नमेंट को कि कैसे पुलिस में, प्रिजन में, ओके, डिफरेंट गवर्नमेंट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उसमें कैसे आपका इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, गुड गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सकता है। तो जो की रिकमेंडेशंस है, ट्रांसपेरेंसी लाने के बारे में कहता है कि हर डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, एथिक्स रहना चाहिए इन गवर्नेंस, तभी गुड गवर्नेंस आएगा। और उसके लिए क्या है, 2013 में आप देख सकते हैं लोकपाल एंड लोक आयुक्ता एक्ट को पास किया गया, जिससे ओम्बड्समैन का सिस्टम लाया गया।
कि जो मिनिस्टेरियल लेवल में, ब्यूरोक्रेटिक लेवल में जो करप्शन है उसको टेकल किया जा सके। फिर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के बारे में कहा गया, उसमें आप सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर के लिए ई गवर्नेंस को लाया गया। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं और एग्ज़ाम में सुझाव भी दे सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में लिखा कि आपको अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन करना है, लीडरशिप को एथिकल बनाना है, डिसेंट्रलाइजेशन लाना है, फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करना है, टेक्नोलॉजी का मदद लेना है। तो इससे क्या होगा, गुड गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सकेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट हैकर्स, स्कैमर्स। तो ये जो आर्टिकल है स्पेशली ये सुझाव, इसमें ये मुद्दा दिखाया गया है कि कैसे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके कैसे जो ऑर्गेनाइज्ड वे में क्राइम किया जाता है। तो अभी आप सिक्योरिटी में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पढ़ते हैं, तो जिसमें क्या होता है, आपके जो भी क्रिमिनल्स हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से आपके मनी लॉन्ड्री हो या फिर आपके ड्रग ट्रैफिकिंग हो, आर्म्स ट्रैफिकिंग हो या फिर किडनैपिंग हो, ये चीज़ों को अंजाम देते हैं। और डील कैसे करते हैं, आपके थ्रू डार्क वेब। और डार्क वेब में ये ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, थ्रू क्रिप्टो करेंसीज। और उन क्रिप्टो करेंसी से वो क्या करते हैं, फर्दर जो देश का करेंसी होता है उसमें रुपए को कन्वर्ट करते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। तो अभी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के टर्म के बारे में कहा गया। तो लॉन्ड्रिंग क्या होता है, अभी हम कपड़े धुलने देते हैं, गंदे कपड़े साफ़ होके आ जाते हैं, तो उसमें जो गंदे पैसे होते हैं, इसमें गंदे पैसे का मतलब ये है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से कमाया गया है तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा गया है। तो उसको बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है, लेकिन क्या किया जाता है, जो पैसा मिलता है उसको डिफरेंट तरीके से उसको लेयरिंग किया जाता है, डिफरेंट जगह में प्लेस किया जाता है और उसके बाद उसका जो आपका इलिशिट जो ओरिजिन है उसको छुपा दिया जाता है और वो पैसा मार्केट में आ जाता है और उससे लीगली सामान खरीदा जा सकता है। तो उसी को कहा गया है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ एक एक्ट है। और इसी के साथ टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, उसके बारे में ये आर्टिकल मेंशन करता है। कैसे अभी जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है वो बढ़ रहे हैं, जैसे हैकिंग हो गया, फिर रैंसमवेयर अटैक हो गया कि आपका जो वेबसाइट है या फिर आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, उसको लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको रैंसम देना होगा, उसके बाद ही वो खोला जाएगा बाय द अटैकर्स। तो ये सभी चीज़ों के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका डिफरेंट थियोरीज दिया गया है और कैसे जो आपका सिक्योरिटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में बताया गया है। तो एक समय में, अभी पुराने समय में जो सिक्योरिटी था उसको ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आप कह सकते हैं। वो जो थियोरी था ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थियोरी था, जिसमें आपका क्या किया जाता था, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में ध्यान दिया जाता था। जैसे आप राजा महाराजा के समय में देखते हैं ना कि मेन मुद्दा क्या है कि देश को सिक्योर रखना है, देश का बॉर्डर को सिक्योर रखना है। उस समय साइबर सिक्योरिटी जैसे टेररिज्म जैसे चीज़ें नहीं थी। तो साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, ये सभी क्या है, नए मुद्दे हैं। तो इसको आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थियोरी कह सकते हैं कि ये आपके ट्रेडिशनल जो थ्रेट थे उससे अलग है, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है। तो सिक्योरिटी में दो तरह का सिक्योरिटी होता है, एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर क्या है आपका, दो तरह का होता है। एक इंटरनल, देश के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जैसे चोरी से, डकैती से, वो हो गया इंटरनल सिक्योरिटी। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो गया आपका बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। तो ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में जो इंटरनल एक्सटर्नल है ये पास्ट से राजा महाराजा के समय से चली आ रही है। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, आज के 20th सेंचुरी में जो आप सिक्योरिटी थ्रेट्स देखते हैं उसको कहा गया है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जो ह्यूमन के सिक्योरिटी को डायरेक्टली, नेशन के सिक्योरिटी को डायरेक्टली थ्रेट करता है थ्रू डिफरेंट न्यू आपके मीडियम्स, जैसे आपका साइबर स्पेस को इस्तेमाल करके हो या फिर टेररिज्म जैसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करके हो। तो वो आप इसमें देख सकते हैं। बाकी कैसे हमारा जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है प्री इंडिपेंडेंस में। तो प्री इंडिपेंडेंस के समय क्या था, एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना मेन मुद्दा था। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या है, आपका फोकस किया गया इंटरनल सिक्योरिटी में, एक्सटर्नल सिक्योरिटी में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में,
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, ताकि हम अपने देश को सिक्योर कर सके। और करंट फ्रेमवर्क में अगर आप देखें तो सिक्योरिटी क्या करता है, इंटीग्रेट करता है साइबर सिक्योरिटी को। ओके, जो हमारे साइबर सिक्योरिटी में आपके इकोनॉमी को भी ये वल्नरेबल कर सकता है, जैसे अकाउंट हैक हो जाना, अकाउंट से पैसे गायब हो जाना, फिर आपके डिजिटल अरेस्ट, ये डिफरेंट जो भी डायमेंशंस है ये कवर किए गए हैं करंट फ्रेमवर्क में। तो इससे क्या है, आप एक अच्छा आइडिया लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान, उसके बारे में। तो अभी बलूचिस्तान में जो पीपल रहते हैं वो आपके अगर आप हिस्ट्री में देखें तो बलूचिस्तान रीजन जो था ये प्रिंसली स्टेट था, और ये आपके प्रिंस के अंडर में रूल किया जाता था। लेकिन पाकिस्तान ने इसको क्या किया था, आपका इसको अटैक करके इसमें कब्जा जमा लिया था। तो इसमें मेंशन किया गया है अर्ली मूवमेंट अगर देखें तो द इंसर्जेंसी डेट बैक्स टू 1948। तो जब व्हेन द प्रिंसली स्टेट ऑफ कलट वाज एनेक्स्ड बाय पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने जब एनेक्स कर लिया था, और ये रूलर के जो विल था उसके अगेंस्ट था। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने इसको एक्वायर किया, एक्वायर करने के बाद क्या हुआ, इसमें अभी जो बलूच रीजन है ये आपके रिसोर्स रिच रीजन है। तो इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन है उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया। इसीलिए क्या है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया और डिफरेंट आपके मिलिटेंट्स ग्रुप क्रिएट हो गए जो लगातार पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो नेशनल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी है उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो अभी बलूची लोगों का क्या डिमांड है कि उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया जाए। तो अभी सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट कैसे दिया जा सकता है पाकिस्तान द्वारा, कि उनके लिए उनका पॉलिटिकल सेटअप बना दिया जाए, उनके जो डिमांड्स है उसको फुलफिल किया जाए। एक तो अलग नेशन बना के किया जा सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिजिबल नहीं है, जो इसका पाकिस्तान का नेशनल जो इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उसको वायलेट करती है। तो जो बलूची ट्राइब है, जो बलूची पीपल है और जो बलूचिस्तान एरिया है उसको सेल्फ गवर्नमेंट दिया जा सकता है, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है हमारे देशों में, स्टेट गवर्नमेंट जो खुद के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ध्यान देता है। तो वैसा कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, पाकिस्तान आर्मी है, वो इसमें मेडलिंग करती है और डिफरेंट समय में यहाँ पे जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म होता है उसको तोड़ती है और आर्मी रूल लगाती है। तो इसके वजह से क्या है, बलूची जो पीपल है वो नाराज़ है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये पाकिस्तान का एक मुद्दा है। तो अभी इसमें सीधा सीधा अगर देखें तो APSC या फिर UPSC या फिर डिफरेंट स्टेट PCS के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अभी क्या है, आप देख सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान अभी बलूची लोगों का जो राइट्स है वो वॉयलेट कर रहा है, उनको डोमिनेट कर रहा है। लेकिन वो क्या करते हैं, हमें ब्लेम करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो इस मुद्दे से क्या हो जाता है, ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, ये चीज़ें आपको कवर करनी ज़रूरी है। तो आपके प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, किसी भी जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो आपका POK होके गुज़रता है, जो उसमें हम अपना सोवरेनिटी क्लेम करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एरिया नहीं है, पाकिस्तान के पास है, लेकिन वो हम उसको अपना ही मानते हैं और इसीलिए हमारे पॉलिटिकल मैप में अभी भी वो पार्ट हमारे पास ही है। तो उस एरिया से जब आपका CPEC गुजरा तो हम CPEC का अपोज करते हैं, क्योंकि इंडिया का कॉन्सेंट नहीं लिया गया, क्योंकि उसमें हम अपना सोवरेनिटी क्लेम करते हैं और हम ये मानते हैं कि ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इन फ्यूचर हम इसको पाना चाहते हैं। तो अभी इसमें क्या है, जब CPEC POK होके गुजरता है तो जो ग्वादर पोर्ट है वो बलूचिस्तान से होके ही गुजरता है। तो अभी क्या है, जो आपका CPEC प्रोजेक्ट है, इसमें जो इंजीनियर है और जो भी टेक्नोक्रेट्स है, इनको जो बलूची लिबरेशन आर्मी है वो इनको दिक्कतें देती है। इनको मर्डर करना या फिर इनको किडनैपिंग करना, इसके वजह से क्या है, CPEC प्रोजेक्ट में भी आपका जो हर्डल है वो क्रिएट हो रहा है। तो ये सभी मुद्दे आप देख सकते हैं। ओके, तो
एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक जीन एडिटिंग टूल है जिससे आप ह्यूमन के जीन को, एनिमल के जीन को और प्लांट के जीन को मॉडिफाई किया जा सकता है। और अभी अगर आप देखें कि ह्यूमन, स्पेशली ह्यूमन को अगर ले लें, तो ह्यूमन में जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जैसे थैलेसेमिया है या फिर सिकल सेल एनीमिया है, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम है इसको टेकल किया जा सकता है बाय जीन एडिटिंग। तो जो हमारा जब क्या होता है, आपका एग और स्पर्म मिलके जो जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट के बाद उससे आपका फीटस आता है, फीटस से बेबी फॉर्म होता है, तो उस बेबी में क्या होता है, मदर और फादर में जो प्रॉब्लम होता है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और उसमें क्या है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस जो जो आपके जाइगोट है उसमें एडिटिंग किया जा सकता है। जो एग है और जो स्पर्म है, जो सेल प्रोवाइड करता है, जो जिसमें आपका डीएनए आरएनए होता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। और मॉडिफाई करके जो बीमारी है उसको बेबी में आने से पहले, बेबी फॉर्म होने से पहले उसको ठीक किया जा सकता है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये आपके बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन में पूछा जा सकता है कि कैसे आपका जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर यूज़ करके मेडिकल में रेवोल्यूशन लाया जा सकता है और ह्यूमन हेल्थ में जो कॉम्प्लिकेशन है उसको दूर किया जा सकता है और हेल्दी पॉपुलेशन को ग्रो किया जा सकता है। और इसी के साथ आज के समय में आप देख सकते हैं कि जो सॉइल में सैलिनिटी बढ़ गई है या फिर आपके ड्रॉट का कंडीशन देखा जा रहा है, तो इससे ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप को डेवलप किया जा सकता है। फिर सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप को डेवलप किया जा सकता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि राजस्थान के डेजर्ट में मैंगो ग्रो हो रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? प्लांट में जेनेटिक एडिटिंग करके, जीन एडिटिंग करके, और उसके लिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक क्या है, रेवोल्यूशन है। फिर जो एनिमल में डिजीज़ होता है उसको भी टेकल किया जा सकता है। तो अभी क्या है, हमने वन हेल्थ अप्रोच लिया है। तो वन हेल्थ अप्रोच में क्या है, जो हमारा नेचर है, इंसान है, फिर जो एनिमल है, उनके बीच में क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। तभी क्या है, आप कोविड-19 जैसे प्रॉब्लम या फिर जिका वायरस जैसे प्रॉब्लम, मंकी पॉक्स जैसे प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ऑलरेडी क्रिस्पर के बारे में पूछा जा चुका है पास्ट में, तो इन फ्यूचर भी पूछा जा सकता है। तो इसमें सारी डिटेलिंग दी गई है, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टली मोबाइल गेट्स स्काई रॉकेटेड। तो जो स्टारलिंक कंपनी है इलॉन मास्क साहब की, तो ये स्पेस एक्स की ही सब्सिडरी है। तो इससे क्या किया जा रहा है, अभी आप देख सकते हैं कि जो मोबाइल नेटवर्क है वो हमारे डिफरेंट टावर से हमें मिलता है। और इसमें क्या होता है, अभी जो आपके अर्बन एरिया है उसमें नेटवर्क का दिक्कत नहीं होता है, लेकिन रूरल एरियाज़ में प्रॉब्लम होता है। और इंडिया में क्या है, आपके 70% आबादी रूरल एरिया में रहती है, तो उनको आपके डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट जब ई गवर्नेंस पॉलिसी लेके आ रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लेके आ रही है, जिसमें आपके पासबुक में क्या किया जाता है, पैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, अभी लोगों को मोबाइल के थ्रू कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मोबाइल होना ही होगा, आधार में हो या फिर आपके बैंक अकाउंट में हो। तो उसके लिए मोबाइल से आप बैंकिंग एक्सेस कर सकते हैं, आधार के जो डिटेल्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम में रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए रूरल एरिया में भी क्या है, इंटरनेट का सहूलियत होना ज़रूरी है। तो उसके लिए अभी क्या है कि कैसे इंटरनेट को गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके। तो उसके लिए या फिर डिफरेंट जगह है जहां पे आपके टावर्स नहीं बिठाए जा सकते हैं या फिर फाइबर केबल नहीं बिछाए जा सकते हैं, तो उसके लिए ऐसा कोई अल्टरनेटिव है क्या? तो उसके लिए अल्टरनेटिव क्या है, स्टारलिंक सैटेलाइट है। तो उसके ज़रिए क्या किया जा सकता है, गांव-गांव में इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो अभी हाल ही में क्या है, जियो ने और एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ लिंक किया है अपने आप को। तो इससे इंडिया में जो डिजिटल डिवाइड है उसको ब्रीच किया जा सकेगा। और अभी तो मैंने सिर्फ गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से आपको बताया, फर्दर आप हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो इसीलिए आने वाले समय में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ग्लोबल कोऑर्डिनेशन कैन ट्रम्प एफर्ट टू अंडरकट क्लाइमेट प्रेडिक्शंस। तो ये आर्टिकल क्यों आया है, क्योंकि जो आपका जस्ट अ मिनट, ओके, इसमें ये क्वेश्चन मेंशन किया गया है। तो अभी यूएसए में क्या हुआ, जो उनका नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो मैन पावर था उसको कट किया गया है। और इससे क्या है, जो आपका वेदर का प्रिडिक्शन है उसमें दिक्कतें आएगी, फिर जो डाटा शेयरिंग है उसमें दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए ये आर्टिकल डायरेक्टली कनेक्ट करता है कि अभी जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है उसको ठीक करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, क्लाइमेट को फोरकास्ट करना, क्लाइमेट को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आज से 10 साल बाद क्लाइमेट का क्या कंडीशन रहेगा, और उस हिसाब से क्या है हम पॉलिसीज़ ले सकते हैं अभी के समय में, ताकि हम जो भी क्लाइमेट क्राइसिस इन फ्यूचर आने वाली है उसको मिटिगेट कर सके। तो अभी ट्रम्प साहब ने जो भी इसमें कट की है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्लोबल लेवल में कैसे क्लाइमेट प्रिडिक्शंस को लेके कोलैबोरेशंस किए जा सकते हैं, ताकि बेहतर डेटा कलेक्शन हो सके और बेहतर क्लाइमेट हम प्रोजेक्शंस कर सकें कि फ्यूचर में क्या क्लाइमेट सिनेरियो रहेगा और कैसे हम एमिशन को कट कर सकते हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे फेनोमेना बढ़ते हुए दिख रहे हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें अभी बाकी जो भी इंटर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आईपीसीसी है, फिर आपका डब्ल्यूएमओ है, ये कैसे रोल प्ले करती है क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन में और डेटा शेयरिंग में, जिससे वर्ल्ड के डिफरेंट नेशन डोमेस्टिक पॉलिसीज़ लेके क्लाइमेट चेंज को टेकल कर सकते हैं। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो आपका ऐसा एक इशू है जिसको सिर्फ एक देश टेकल नहीं कर सकता है। अभी वार्मिंग को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, इंडियन वार्मिंग नहीं कहा जाता है, या फिर यूएसए वार्मिंग नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो क्लाइमेट है वो इम्पैक्ट सिर्फ एक देश में नहीं करेगा, पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा, वो वार्मिंग हो या फिर कूलिंग हो। तो इसीलिए क्या है, आपका सभी नेशन के पास सभी नेशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो भी डोमेस्टिक एजेंसीज हैं प्लस जो इंटरनेशनल एजेंसीज है इनके बीच कोऑपरेशन होना ज़रूरी है, ताकि वो बेहतर वेदर फोरकास्ट कर सके, क्लाइमेट प्रेडिक्शन कर सके और क्लाइमेट के लिए प्रोजेक्शंस ले सके कि फ्यूचर में क्या करना ज़रूरी है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये ओवरऑल एनवायरनमेंट पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग, तो इसके क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट अ मिनट। ओके, माइसेलियम ब्रिक्स एज अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव इन कंस्ट्रक्शन। तो अभी के समय में हम कंस्ट्रक्शन में कौन सा ब्रिक यूज़ करते हैं, आपके फायर्ड क्ले ब्रिक्स यूज़ करते हैं। तो फायर्ड क्ले ब्रिक्स को बनाने में क्या होता है, बहुत सारा आपका फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, और जिससे आपके CO2, अभी इसमें डेटा दिया गया है कि एनुअली 300 मिलियन टन्स ऑफ CO2 रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट में। तो इससे क्या होता है, जो आपका ग्लोबल कार्बन इमिशन है वो बढ़ता है, और इससे क्लाइमेट चेंज में असर पड़ता है और वार्मिंग बढ़ता है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो इसका ऑल्टरनेटिव के हिसाब से माइसेलियम ब्रिक के बारे में कहा गया है। तो अभी ये माइसेलियम ब्रिक होता क्या है, ये जो माइसेलियम है ये आपका जैसे जो फंगी होता है, जो फंगी का रूट होता है उसमें ये माइसेलियम पाया जाता है। जैसे आप रूट देखते हैं ना, फाइबरस होता है, तो वैसा ही कुछ है ये माइसोलियम। तो इस माइसोलियम को एक्सट्रैक्ट करके क्या किया जा सकता है, ब्रिक्स बनाई जा सकती है। तो अभी जो ये माइसेलियम है ये कितना सस्टेनेबल होगा, कितना ये यूज़फुल होगा, इसके बारे में अभी तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। लेकिन फिर भी इसमें कहीं एग्जाम्पल दिया गया है कि डिफरेंट कंट्री ने, डिफरेंट डेवलप्ड नेशन ने, जैसे जर्मनी ने, यूएसए ने, कैसे माइसेलियम ब्रिक का इस्तेमाल किया है कंस्ट्रक्शन में। तो अभी इसका ये जो टॉपिक है, अभी माइसेलियम ब्रिक के ऊपर सीधा सीधा मेंस में सवाल नहीं आएगा। माइसेलियम ब्रिक के बारे में आपको एक तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और नेक्स्ट आपको माइसेलियम ब्रिक आप इस एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि GHG को कैसे
टेकल करना है। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन जनरल जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप माइसेलियम ब्रिक्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं। बाकी माइसेलियम ब्रिक के ऊपर सीधा सीधा मेंस क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कैसे नासा भी इसके ऊपर खोज कर रहा है कि माइसेलियम ब्रिक क्या होता है, लाइट होता है, लाइट वेट होता है। तो उसको कैसे आपका स्पेस में, मून में, मार्च में ह्यूमन हैबिटेशन के लिए या फिर जो एस्ट्रोनॉट है उनके हैबिटेशन के लिए फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट रहेंगे, क्योंकि इस ब्रिक को इस्तेमाल करके आपके स्ट्रक्चर्स डेवलप किए जा सकते हैं। ओके, बाकी और भी एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाट द रिसेंट जीडीपी डेटा रिवीजन रिवील। तो जो रिसेंट जीडीपी डेटा है वो क्या रिवील करता है उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें ओवरऑल क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अभी तो आपको पता ही है कि जीडीपी ग्रोथ होने से देश में क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सकता है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ से होने के लिए आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर का डेवलप होना ज़रूरी है। जब ये सेक्टर डेवलप होंगे तो जीडीपी ग्रोथ होगा, और जीडीपी ग्रोथ होगा तो उसका ग्रोथ किसको जाएगा, ह्यूमन के डेवलपमेंट में जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि ह्यूमन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ह्यूमन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, उसी के साथ आपका गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, जिससे गवर्नमेंट क्या कर सकेंगी, इन रिटर्न वेलफेयर पॉलिसीज़ ले सकेंगी। तो अभी इसमें क्या है कि जीडीपी का जो डेटा है ये पब्लिश कौन करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो उन्होंने आपका नेशनल अकाउंट डेटा रिलीज़ किया है ऑन फरवरी 2025 को। तो ये जो भी डेटा है ये आपके पास्ट ट्रेंड और आपके करंट ट्रेंड एज वेल एज फ्यूचर ट्रेंड के बारे में बताता है। तो इसमें ओवरऑल आपको एक आइडिया लेना है कि पास्ट में ट्रेंड कैसा था, तो एग्रीकल्चर कितना ग्रो किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना इम्प्रूव हुआ। तो इससे आपको पता लग सकता है कि जितना इम्प्रूवमेंट है ये स्लो है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना है, क्योंकि हमने देखा था कि जीडीपी को लगभग 8% से ग्रो करना पड़ेगा टू बिकम डेवलप्ड विकसित भारत बाय 2047। तो इंडिया को अगर डेवलप्ड नेशन में तब्दील होना है तो 8% चाहिएगा। तो उसके लिए क्या है, डिफरेंट जो सेगमेंट्स है आपके, सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, तो सर्विसेज का ग्रोथ तो आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली अच्छा है, लेकिन इसको और इसमें फोकस किया जा सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही स्लो है, तो इसको और बढ़ाना होगा, एग्रीकल्चर को और बढ़ाना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या है, ज़्यादातर पॉपुलेशन एंगेज है। और मैन्युफैक्चरिंग को इसीलिए बढ़ाना होगा ताकि हम क्या कर सकें, एग्रीकल्चर में जो एक्सेसिव आपका वर्कर है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकें मैन्युफैक्चरिंग में, और हमारा जो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ा सके। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि फर्दर हमें कौन से स्टेप्स लेने होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द डेंजरस इल्यूजन कास्ट बाय डेवलपमेंट रैंकिंग। तो ये आर्टिकल थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा है। इसमें ये सुझाव दिया गया है कि आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो यूएनडीपी पब्लिश करता है 1990s के बाद से, जिसमें देशों को रैंकिंग दिया जाता है कि देश ने कितना आपका ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव किया, एजुकेशन में, हेल्थ में, पर कैपिटा इनकम में। तो अभी एजुकेशन में, हेल्थ में, पर कैपिटा इनकम में डेवलप करने के लिए देश को क्या करना होगा, जो एक वेस्टर्न नोशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ का हासिल करना मतलब क्या कि एनवायरनमेंट को डैमेज करना। तो एचडीआई जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये नहीं बताती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर किया जाएगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर किया जाएगा, उसमें एनवायरनमेंट कितना डैमेज होगा। तो ये आर्टिकल कहता है कि ये एक गलत नोशन बताता है। तो इसका एक मॉडिफाइड इंडेक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है, a modified index introduced to account for environmental impact by downgrading HDI score based on country's ecological footprint। कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर किया जा रहा है उसमें क्या हो रहा है, आपके अर्थ के जो भी रिसोर्स है, वाटर है, एयर है, फिर आपका जो हमारा लिथोस्फेयर है, तो लिथोस्फेयर में आपका जो भी प्लांट है, एनिमल है, उनके ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे आपका ग्रीन हाउस गैस कितना बढ़ रहा है, क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है, उससे ह्यूमन के हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, एनिमल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है।
तो ये सभी चीज़ें भी हमें काउंट करनी होंगी, क्योंकि अगर सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट में ही ध्यान दिया गया तो एक समय पे जाके जब एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो ह्यूमन कहाँ रहेंगे, क्योंकि एक ही तो प्लैनेट है ह्यूमन के हैबिटेशन के लिए। और इसके हैबिटेशन के लिए जो हमारा आपका एटमॉस्फेयर है, फिर आपका जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब हो गया एयर, हाइड्रोस्फेयर में पानी का पार्ट आ गया, लिथोस्फेयर में हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु जितने हैं, तो इनका भी जो हेल्थ है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना होगा। तो जो डेवलपमेंट है उसको हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाना पड़ेगा, सस्टेनेबली डेवलप करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि एक हमें अल्टरनेटिव अप्रोच लेना ज़रूरी है, ताकि हम सस्टेनेबली सोशल इक्विटी के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर कर सके विदाउट हार्मिंग आवर एनवायरनमेंट। क्योंकि हम अगर आपके यूएस मॉडल को देखें, यूरोपियन मॉडल को देखें, या फिर जो यूरोप के अंदर स्कैंडिनेवियन मॉडल है उसको देखें, तो ह्यूमन डेवलपमेंट तो बहुत है, लेकिन किसके कॉस्ट में है? एनवायरनमेंट के कॉस्ट में है। तो एनवायरनमेंट का कॉस्ट मिनिमाइज करने के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सर्वाइविंग इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो कल भी मैंने वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में 11th या शायद 10th के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल था वो डिस्कस किया था कि कैसे आपका वर्ल्ड ऑर्डर हिस्ट्री में देखा जाए तो डिफरेंट समय पे चेंज होते आया है। तो एक समय पे आप देख सकते हैं पैक्स ब्रिटेनिका था, ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। फिर आपका ब्रिटेन का जो डोमिनेंस था वो ख़त्म हो गया था बाय 1945। फिर 1945 से 1991 तक कोल्ड वार चला, और कोल्ड वार के समय में यूएस सबसे पावरफुल देश बन के उभरा, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया। और 1991 के बाद क्या है, आपका पैक्स अमेरिका आ गया, कि अमेरिका का डोमिनेंस वर्ल्ड एरिना में देखा गया। और आज के समय में आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका का जो रोल था वो आपका कम होते जा रहा है, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में ध्यान दे रही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में ध्यान दे रही है। तो उसके लिए वो क्या कर रही है, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ ले रही है। वो ग्लोबल जो आपके फैक्टर्स है, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो अभी जो भी देश है आपके यूएसए के ऊपर सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट थी, उनको अभी क्या करना होगा, अपना सहूलियत खुद देखना होगा। तो इसीलिए जापान भी क्या कर रही है, रीथिंक कर रही है कि जो उनका पेसिफिस्ट पॉलिसी रहा है आफ्टर 1945 यूएस के न्यूक्लियर अटैक के बाद, तो वो अभी रिवाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि जापान को थ्रेट आ रहा है फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, देन फ्रॉम चाइना। तो इसके लिए वो अभी यूएसए के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो ग्लोबल लेवल में जो सिक्योरिटी डायनामिक्स है उसमें चेंजेस आ रही है। तो वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है, जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना। तो इतने दिन डिफरेंट जो नेशन थे, जैसे आपके जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और जो ताइवान है, और आपके जैसे यूक्रेन हो गए, या फिर नेटो के देश हो गए, ये यूएसए के ऊपर बहुत दूर रिलाई कर रहे थे। लेकिन यूएसए का जो स्टैंड है वो क्या कर रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर को एक डिफरेंट मोड दे रहा है। और वैसे भी अभी क्या है, पैक्स अमेरिका के बाद आप पैक्स सिनेका देख सकते हैं, चाइना का राइस देख सकते हैं। एक समय पे अभी जो चाइना का राइस है वो कंटिन्यू रहा, तो चाइना विल बी द डोमिनेंट पावर इन नियर फ्यूचर। ओके, तो ग्लोबल ऑर्डर चेंज होना ये नॉर्मल बात है, लेकिन जो भी अभी चेंजेस देखा जा रहा है उससे एक क्या है, हड़कंप मची हुई है। तो इसको भी हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखना होगा। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं इसमें, नेशनल सिक्योरिटी क्या है, न्यूक्लियर डेटरेंस क्या है, आइसोलेशनिज्म क्या है, सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब अभी के लिए अलविदा।